हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनी संधू वर्ल्ड में। बचपन में जब भी बस में बैठ के मैं लुधियाना में समराला चौक से गुज़रता था, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट लुधियाना या लुधियाना सिटी जो पंजाब इंडिया में है, तो वहाँ पे एक इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन और साथ में एक सरदार ऑफिसर का स्टैचू देख के मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि ये कौन है। मेरे दादाजी रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे रूममेट हमेशा हर सवाल का जवाब हुआ करते थे। यह उन दिनों की बात है जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, सर्च करके इंफॉर्मेशन निकालना ढूंढना मुश्किल था। हर बच्चे के दिल में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेके फैसिनेशन होता है। किसी भी मुल्क, किसी भी देश का बच्चा हो, मेरे दिल में भी था। ख़ास तौर पे वो फाइटर जेट जो हमेशा हवा में हवा को चीरते हुए एक शोर के साथ गुजरते हुए नज़र आते थे, वो क्यों पार्क्ड था यहाँ पे और कौन थे ये सरदार सिख ऑफिसर जिनका स्टैचू वहाँ पे था। दादाजी को मैंने पूछा तो दादाजी ने कहा, ओ शेर सी सिखों, निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र, शहीद सरदार निर्मलजीत सिंह सेखों, और उनका स्टैचू है वो। मेरे दादाजी की जो रूट्स हैं, बैकग्राउंड है, वो गुजरावाला से है जो पाकिस्तान में है। तो उनकी पंजाबी मालवे की पंजाबी से अलग थी, लुधियाना की पंजाबी से अलग थी। तो वो कहते थे, आह मैं जानदा हाँ, वो सिखों है। तो जब दादाजी ने यह बात बताई तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिखों साहब को जानने की और ज़्यादा आरजू, और ज़्यादा थर्स्ट, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई और मैंने कहा कि मुझे बताएं उनके बारे में। तो दादाजी ने बताया कि 1971 की जो जंग थी, 14 दिसंबर, 26 साल के थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनका जन्म 1947 के बंटवारे के 4 साल पहले हुआ था। ज़िला लुधियाना में हुआ था, इससेवाल गांव था उनका। और वो बचपन से बहादुरी के किस्से सुनते हुए बड़े हुए थे, जो कि पंजाब में एक आम बात है, ख़ास तौर पे सिख परिवारों में। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, इम्प्रेस थे जनरल हरि सिंह नलवा से, महाराजा रंजीत सिंह से, शहीद बाबा दीप सिंह की कहानी से। और बहुत कम आयु में उनको बहुत कुछ पता था एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि वो डिफेंस बैकग्राउंड से आते थे। उनके पिताजी भी एयरफोर्स में थे। इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ के वो एयरफोर्स में भर्ती हो गए और 1971 की जो वॉर थी, उस टाइम करीबन 4 साल हुए थे उनको एयरफोर्स में कमीशन हुए। 1967 में वो कमीशन हुए थे एयरफोर्स में और अंबाला में उनकी सबसे पहली पोस्टिंग थी। आज दौर बदल चुका है, मेरे दादाजी नहीं रहे, बहुत साल बीत चुके हैं और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। मैंने सर्च किया, मुझे बहुत कुछ पता लगा। उनकी फैमिली की इंटरव्यूज़ भी हैं, उनकी मदर की इंटरव्यूज़ भी हैं, उनके दोस्तों की इंटरव्यूज़ हैं, उनके कज़न्स की इंटरव्यूज़ हैं, उनके चाचा जी की इंटरव्यूज़ हैं। खैर, वापस आते हैं 1971 पे। 1971 जब रडार सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे, जब फाइटर जेट्स इतने एडवांस नहीं थे, तो पाकिस्तान के पास हाईली एडवांस्ड सेबर जेट्स थे जो उनको अमेरिका से मिले थे, और इंडिया के पास लिखने में आता है G0 और बोलने में आता है नॉट। जिनको जिस स्क्वाड्रन में थे निर्मलजीत सिंह सेखों, उनको फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता था, और जो नॉट फाइटर जेट थे उनको सेबर किलर्स कहा जाता था। खैर, 14 दिसंबर, सर्दी का टाइम, सुबह का टाइम, कई
जगह पे इंफॉर्मेशन है 7:30 बजे सुबह, कई जगह पे है 8 बजे, पाकिस्तान के 6 सेबर जहाज़ों ने श्रीनगर एयरबेस पे अटैक किया। वो जो अटैक था उसको लीड कर रहे थे सलीम बेग, और काफ़ी नाम हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक चेंगेज़ी नाम के ऑफिसर थे, वो भी थे। और ये जो 6 जहाज़ थे, ये एक प्लान के हिसाब से, एक फॉर्मेशन के हिसाब से थे। पहले ये लगा कि 4 जहाज़ों ने अटैक किया है, क्योंकि बाकी जो 2 जहाज़ थे वो उनको बैकअप देने के लिए ऊपर थे, हवा में काफ़ी ऊंचाई पे थे। इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ उस वक्त लैंडेड थे, हवा में नहीं थे। मौसम ख़राब था, तो जब अटैक हुआ तो एक तो सेखो साहब जो फ्लाइंग ऑफिसर थे, और इनके सीनियर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट BS घुम्मन, दोनों जट सिख, दोनों पंजाबी, दोनों बहादुर कौम से। और जब इन्होंने देखा कि अटैक हो गया है श्रीनगर एयरबेस पे, तो इन्होंने बिना वक्त ज़ाया किए टेक ऑफ किया। पहले टेक ऑफ किया घुम्मन साहब ने, जिनको जी मैन कह के बुलाते थे सेखो साहब। जब उन्होंने टेक ऑफ किया तो एक तो फायरिंग हो रही थी, सेबर जहाज़ जो दुश्मन के थे, पाकिस्तान के थे। दुश्मन कहने में दुख लगता है, लेकिन अफसोस ऐसी गेम खेल गए अंग्रेज़ कि दुश्मन ही बना दिया है, भाइयों के बीच में ऐसी लकीर खींच दी है। खैर, उन्होंने टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ करने की वजह से बहुत धूल, बहुत मिट्टी, बहुत धुआं उड़ा। मौसम भी ख़राब था, विजिबिलिटी, वर्टिकल विजिबिलिटी सही थी, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। अब सेखो साहब ने बिना वक्त ज़ाया किए इमीडिएटली टेक ऑफ किया। चाहे मुश्किल था टेक ऑफ करना, लेकिन टेक ऑफ किया। अब जो 6 जहाज़ आए थे, पहले 4 आए थे, बाद में सेखो साहब को पता लगा कि 4 नहीं हैं, ये 6 हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं था, उन्होंने ये सोच के आए थे वो कि सरप्राइज़ अटैक करेंगे और सारा रास्ता क्लियर है, टेल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 1 नॉट जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है और हमें चैलेंज कर रहा है, तब उन्हें पता लगा कि कुछ कंपटीशन मिल रहा है यहाँ पे। मौसम की वजह से या जो भी रीज़न हुए, टेक्निकल रीज़न हुए, कम्युनिकेशन टूट गया घुम्मन साहब का और सेखो साहब का, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी। सेखो साहब ने फिर भी हौसला नहीं छोड़ा, इन्होंने चैलेंज किया उन जहाज़ों को, और कहा जाता है कि एक जहाज़ को, सेबर को, इन्होंने गिरा दिया, दूसरे जहाज़ पे इन्होंने फायर किया और उसको भी तबाह किया। ऐसी रेजिस्टेंस देख के जो 6 जहाज़ थे, उन्होंने इनको घेरा डाला। 4 रह गए थे, अभी 2 गिरा दिए थे, एक वापस चला गया था, एक गिरा दिया था। तो उन्होंने इनको घेरा डाला, घेरा डाल के इनके ऊपर फायरिंग शुरू की। सलीम बेग जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उन्होंने इन पे फायरिंग की, अटैक किया, और इनके जहाज़ को आग लग गई। आग लगने की वजह से हालांकि सेखो साहब एंड तक लड़ते रहे, लेकिन इनका जहाज़ डाउन आना शुरू हो गया। जब डाउन आना शुरू हुआ तो इनका जो आखिरी मैसेज था वो ये था कि आई हैव बीन हिट जी मैन, जी मैन, मुझे लग रहा है कि मुझे हिट कर दिया गया मेरे जहाज़ को। आज तक इनकी बॉडी नहीं मिली। पहाड़ी इलाका था, जहाज़ जब नीचे गया क्रैश हुआ। शायद उन्होंने कोशिश की इजेक्ट करने की, जो सर्च करने पे पता लगता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, और कहा जाता है कि 37 के करीब फायर लगे थे इनके जहाज़ को, जिसकी वजह से शायद इजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया। इंडियन एयरफोर्स के अकेले ऐसे ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। वापस जाके पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट थे, उन्होंने भी तारीफ़ की इनकी। रेडियो पे उन्होंने जब खबर सुनी तो उनको पता लगा कि इनका नाम निर्मलजीत सिंह सेखों था। हालांकि पाकिस्तान डिनाई करता है कि 2 जहाज़ गिराए गए थे उनके, लेकिन इस चीज़ को वो ज़रूर मानता है कि बहुत बहादुरी से हमारा सामना किया, हमें फेस किया, हमारे साथ टक्कर ली ऑफिसर सेखों ने। जहाज़ गिराए नहीं गिराए,
ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा, जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं न्यूज़ में जिस तरीके के साथ झूठी खबरें और झूठे क्लेम्स होते हैं। लेकिन एक बात सच है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने जो कहा वो करके दिखाया। बचपन से जिन बहादुरों के किस्से सुन के वो जवान हुए, और आप इंटरव्यूज़ अगर सर्च करेंगे उनकी, आपको पता लगेगा कि सितंबर में, दिसंबर से 2 महीने पहले जब उनको पता लगा कि अब लग रहा है कि जंग लगेगी, अब लग रहा है कि देश को उनकी ज़रूरत है, उनकी मिट्टी को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मैं वीर चक्र लेके ही आऊँगा। तो दोस्त ने कहा कि वीर चक्र ऐसे नहीं मिला करते। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है, वीर चक्र मिलते नहीं हैं, लेने पड़ते हैं। उनकी बहादुरी का ये किस्सा सुन के आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, आज भी सल्यूट करने को दिल करता है, आज भी मोटिवेशन मिलती है। अब उनके स्टैचू को और उस फाइटर प्लेन को समराला चौक से मूव कर दिया है। आखिरी बार जब मैंने देखा था तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में था, कचहरियों में था। लेकिन जब से फिर उनकी मुझे कहानी पता लगी कि ये कहानी है सेखों साहब की, तो मैं जब भी गुज़रता था तो उनको सल्यूट करता था, अपने दिल से सल्यूट करता था। और बहुत कहानियाँ हैं सिख कौम में, पंजाबियों में बहादुरी की, हिम्मत की, दलेरी की, या इंडियंस में ओवरऑल। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात करें सिखों की, पंजाबियों की, जट्टों की या जाटों की, तो जो गुरु महाराज ने कहा है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन, हर बार इस पे खरे उतरते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा गहराई में छू गई, इनके माताजी की इंटरव्यू में इनके माताजी ने कहा कि मुझे सेखों साहब ने कहा, निर्मल ने, कि जैसे शहीद भगत सिंह अपनी माँ को दुनिया भर में पॉपुलर करके गए हैं, वैसे ही मैं भी आपको दुनिया भर में पॉपुलर करके जाऊंगा। दोस्तों, मूवी आ रही है बॉर्डर 2, दिलजीत दोसांझ उसमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों साहब का रोल निभाएंगे, और ये मेन रीज़न है कि मैं ये मूवी ज़रूर देखूंगा। जहाँ तक बात है जंग की, जहाँ तक बात है मेरे निजी विचारों की, मैं उस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि लव ब्रीड्स लव, हेट ब्रीड्स हेट। दोनों मुल्कों में बहुत नुकसान हुए हैं। अंग्रेज़ों ने बिना देखे एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे हमारे बहुत से मंदिर, बहुत से गुरुद्वारे उधर रह गए, उनकी बहुत सी मस्जिदें, बहुत सी हिस्टोरिकल चीज़ें इधर रह गई। एक ऐसी नफ़रत की लकीर खींच गए अंग्रेज़ बंटवारा करके, हड़प्पा, मोहनजोदारो ऐसे सिविलाइजेशंस उधर रह गई। और जैसे दो भाइयों में ऐसी लड़ाई हो जाती है कि वो शरीक बन जाते हैं एक दूसरे के, एक ऐसी फीलिंग सियासत ने पैदा कर रखी है, और सियासत उस फीलिंग को ज़िंदा रखती है। नुकसान होता है हमेशा मासूम लोगों का। अक्सर ये सोचा जाता है अगर हम किसी पाकिस्तानी को मिलते हैं तो लगता है ये तो हमारे जैसे हैं, और उनको लगता है कि हम उनके जैसे हैं। तो ये नफ़रत क्यों? नफ़रत की वजह कुछ छोटी परसेंटेज है लोगों की। ये वो लोग हैं जिनको नफ़रत के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। ऊपर से सोशल मीडिया जो है, इसका एल्गोरिदम होता है, आप जिस तरह के वीडियोस देखना शुरू कर दोगे आपको उसी तरह के वीडियोस फीड में बार बार आएंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कट्टरता में, धार्मिक कट्टरता में वो इस कदर आगे जा चुके हैं कि उनको नफ़रत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, कोएग्जिस्टेंस के साथ बहुत फ़ायदा हो सकता है, ट्रेड डेवलप हो सकती है। सियाचिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। कितने पैसे डेली खर्च होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। दोनों मुल्कों में गरीबी है, दोनों मुल्कों में बहुत चैलेंजेस हैं, और ये जो हथियार हैं, जो वेपन सिस्टम है, एडवांस्ड वेपन सिस्टम है, इनको बेचने वाले मुल्क तो बहुत खुश हैं।
क्योंकि उनकी कमाई होती है और वो खुद एडवांस्ड मुल्क बन के दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। खैर, ये मेरे निजी विचार हैं। देशभक्ति जहाँ तक आती है तो हमारे अंदर, पंजाबियों के अंदर देशभक्ति हमारे डीएनए में है। ज़मीन के लिए प्यार हमारे डीएनए में है। इतने 100 साल पहले से अटैक होते आ रहे हैं पंजाब में, उसकी वजह से बहादुरी हमारे डीएनए में है। मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था जंगों की, कि बॉर्डर पे जो पंजाबी हैं वो छोड़ के नहीं जाते मैदान को। वो खीरें लेके, खाना लेके, बमबारी के दरमियान, बमबारी के अंदर अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। मैं जब छोटा था दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। तो मैं तकियों को बोरियां बना के, खिलौने के पिस्तौल लेके तकियों के ऊपर रख के अपने आप को फ़ौजी महसूस करता था, फील करता था। और तब तक मैं सोता नहीं था जब तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं ये इमेजिन करता था कि मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ और रक्षा कर रहा हूँ। पंजाब में बहुत स्ट्रगल का दौर भी आया। उस दौर में मैं छोटा था लेकिन मुझे काफ़ी कुछ पता है। और हमेशा एक ही चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंडिया में सबसे जो बड़ी खूबी है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करेंगे, तो जो इंडियन नेशनैलिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। जब मैं कॉलेज में होता था, मेरे कुछ क्लासमेट मुसलमान थे, मेरे बहुत से क्लासमेट हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, और मैं हॉस्टल वार्डन था, डिसिप्लिन का इंचार्ज था। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि किसी को किसी भी तरीके की मुश्किल ना आए, प्रॉब्लम ना आए। जो मुसलमान दोस्त थे, अगर उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना है तो मैं उनके लिए स्पेशल परमिशन लेता था। फिर छोटा सा घर था मेरा, घर में हमने किराएदार रखे। तो बिजली वाला आया, बिजली वाला आके कहता किस किस्म की बेल लगाऊं, डोर बेल। तो मैं सिख फैमिली को बिलोंग करता हूं, हालांकि मैं साबित सूरत नहीं हूं, पते तो मेरे में बहुत खामियां हैं अभी। तो उसने कहा कि आपको मैं डोर बेल देता हूं वाहेगुरु वाली। आप डोर बेल बजाएंगे तो वाहेगुरु वाहेगुरु की आवाज़ आएगी। और जो किराएदार थे हमारे, ऊपर भी किराएदार थे और पीछे भी हमने पोर्शन को किराए पे चढ़ा रखा था, वो दोनों हिंदू फैमिलीज से थे। तो कहता ये 2 बेल्स उनके लिए हैं। तो मैंने कहा उनके लिए ना हमें बेल्स चाहिए जिसमें भजन हो, जय श्री राम हो, कृष्ण जी की बात हो, कुछ ऐसी डोर बेल्स चाहिए जिनमें वो म्यूज़िक हो। एक हेयर ड्रेसर था हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले के साथ वाले मोहल्ले में, सलमान। तो वो ईद पे कह रहा था कि अगर हम सहारनपुर होते, वो सहारनपुर से था, तो हम ईद बड़े ताम झाम से मनाते। हम घर से दूर हैं तो वो बात नहीं है। तो मेरी जेब में 500 रुपये थे। मैंने कहा अगर मुमकिन है, मुनासिब है, ये 500 रुपये लीजिए और मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन समझ के आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप खाना दावत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम पंजाब में तो हम लंगर बोलते हैं अपने सिखों में, तो आप उसमें ये कंट्रीब्यूशन डाल दें मेरी तरफ से। और यकीन मानिए जो सुकून मिलता है ना इन बातों से, भाईचारे से, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। खैर, ये जो बातें हैं, मेजॉरिटी यही चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन जब जंग की बात आती है तो चॉइस नहीं बचती, ख़ास तौर पे अगर आप यूनिफॉर्म में हैं। और अगर आप यूनिफॉर्म हैं तो आपको लड़ना है, फिर दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अटैक हो रहा है तो आपको डिफेंड करना है अपने देश को, अपनी मिट्टी को, अपनी माँ भूमि को। मैं खुद आर्मी में जाना चाहता था, 6 फुट 3 इंच मेरी हाइट है, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैंने काफ़ी केटरिंग्स की हैं। केटरिंग्स का मतलब एज अ वेटर मैंने काम किया है, अपने कॉलेज की तरफ से मैं जाता होता था। तो वहाँ पे जब भी मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को देखता था, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म्स देखता था,
और क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे इतनी कहानियाँ सुना रखी थी, बता रखी थी, मुझे बहुत फ़क्र होता था, बड़ा जोश होता था। हालांकि मैं सर्व कर रहा होता था उनको, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो रिस्पेक्ट होती थी, काश मैं उनको बता पाता कि मैं कितना रिगार्ड, कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। जब भी सियासत फ़ौज के साथ मिक्स होती है तो बहुत बुरे नतीजे निकलते हैं, लेकिन अदरवाइज़ फ़ौज से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कोई भी बॉडी नहीं है। आखिर में 1 मिनट लेके आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी थी। वो गाड़ी अक्सर बंद पड़ जाया करती थी, गर्म हो जाता था उसका रेडिएटर, और वो इतना गर्म होता था कि आप उसी टाइम बीच में पानी डालेंगे तो जैसे वॉल्केनो में से लावा निकलता है वैसे उसमें से फिर पानी निकलता था। तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता था, और ये नहीं पता था कि वो कहाँ पे बंद हो जाएगी। एक बार वो बंद हो गई लुधियाना में। महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम है लुधियाना में, उसके पास। अब जब बंद हो गई तो मैं पानी खोजने निकला। मेरे पास बोतलें थी भी पानी की, शायद, अब मुझे याद नहीं अच्छे से। तो मैंने सर्च किया कि आसपास क्या है जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जहाँ पे जाके मैं 10, 15, 20 मिनट लगा सकता हूँ ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए। और मैंने चेक किया तो वहाँ पे था महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूज़ियम। शायद 10 रुपये टिकट थी। मैंने टिकट दी, गया। काफ़ी वहाँ पे जहाज़ वगैरह पड़े थे और मुझे उन्होंने कहा कि आप ऊपर चले जाएं, अंदर चले जाएं। उसके बाद वो पुराने हथियार सारे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के, उनकी आर्मी के, सिख आर्मी के हथियार और बहुत कुछ था। और उसकी जो टॉप मोस्ट फ्लोर थी दोस्तों, टॉप मोस्ट फ्लोर में इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर थे, जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, या जिन्होंने बहादुरी दिखाई, या जिनकी जो भी कहानियाँ थी, उनके ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े उनके पोर्ट्रेट लगे हुए थे। आज के दौर में ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है, सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ें देखते रहेंगे, लेकिन अपने शहीदों को, अपने फ़ौजियों को याद करने का शायद टाइम नहीं है। तो रश नहीं था, बहुत कम लोग थे उस पूरे हॉल में। वो बहुत बड़ा हॉल था दोस्तों, उसमें मैं केवल अकेला था। तो मैंने देखा चारों ओर, मुझे ऐसे लगा कि मैं एक एनर्जी फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा कि वो आसपास हैं। उन हर ऑफिसर की कोई ना कोई कहानी है, और हर ऑफिसर की जो पोर्ट्रेट थी वो इतनी खूबसूरत थी, ऐसे लग रहा था कि वो सारे रियल हैं। तो मैंने वो 10-15 मिनट वहाँ पे जो बिताए, 20 मिनट बिताए, उनको मैंने अच्छे तरीके के साथ देखा। जो कुछ नाम लिख रखे थे, कहानियाँ लिख रखी थी, वो पढ़ी। और उसके बाद मैं आया अपनी गाड़ी लेके। 1 घंटे के करीब, 1.5 घंटे के करीब मैंने ड्राइव किया। तो मैं सोचता रहा कि ये लोग कितने ख़ास होते। आम हैं, इंसान वो आम होते हैं, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग, देशभक्ति, वर्दी की फीलिंग, इनके कर्म, सच और राइटियसनेस को सपोर्ट करने वाले, ये एक ज़िंदगी में क्या कुछ कर जाते हैं, ख़ास तौर पे जो शहीद हैं। खैर, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, दी ओनली एयरफोर्स ऑफिसर जिनको परमवीर चक्र मिला, जिनकी बात पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने भी की, उनकी तारीफ़ की, और जिन्होंने अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने स्टेट का और अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, उनको दिल से सल्यूट है। आप भी सर्च करें उनकी कहानी, और वेट करते हैं बॉर्डर 2 की, जिसमें दिलजीत दोसांझ उनका रोल निभा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।